जय हिंद, नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत। आर्मी स्टडी के इस दमदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। उम्मीद आशा है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल अपनी तैयारी को जबरदस्त अंदाज में आगे ले जा रहे होंगे। दोस्तों, कल अपनी क्लास नहीं हुई थी, कोई कारणवश किसी काम के सिलसिले में मैं कहीं गया हुआ था, इस वजह से पहुंच नहीं पाया। तो हमने सोचा कोई नहीं, अगले दिन हम और आज बिल्कुल उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम साइंस के 50 सवालों पर बात करेंगे। और दोस्तों, सबसे अच्छी और जबरदस्त बात यह है कि आप लोगों के लिए मॉडल टेस्ट बुक जो 50 सेट की बुक है, वो बिल्कुल दोस्तों कल रात 8 बजे उसका पिटारा खुलेगा। राज्य दर्शन और आपके ऑब्जेक्टिव जो 50 मॉडल पेपर की बुक है ना, जो आपके अंतिम क्षणों में एक कारगर साबित होती है, एग्जाम को आगे किस तरीके से हमें फतेह करना है उसमें वो बड़ी साझा करती है। तो वो कल उसका पिटारा खुलेगा, कल लॉन्च होगी वो। आ जाइए एक बार फटाफट से, जितने भी बंदे हैं फटाफट से जुड़ जाओ। देखें, क्योंकि हम दोस्तों आज बात करने वाले हैं उन 50 सवालों पर जो हमारे एग्जाम पैटर्न में पीछे के सालों में पूछे गए हैं, उनका ही मैंने एक मिश्रण लिया है एक साथ। तो चलिए एक बार सेशन को दबा के लाइक करें और दबा के शेयर करें। 50 सवालों पर हम बात करेंगे। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है जी। पहला सवाल देखो, पहला सवाल है, जब कोई पदार्थ स्वयं जलना शुरू करता है तो विकिरण ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है? विद्युत, गतिज, ध्वनि या तापीय? ये कुछ ऐसे लॉजिकल सवाल है, तो इन पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। बताओ देखें कि जब कोई पदार्थ स्वयं जलना शुरू करता है तो विकिरण ऊर्जा आपको पता होना चाहिए कौन सी ऊर्जा में बदलता है? गतिज ऊर्जा में। भाई विकिरण ऊर्जा से ध्वनि तो बनेंगे नहीं, विद्युत बनेगा नहीं, तापीय होगा नहीं, तो वो गतिज ऊर्जा में उसके कण गतिशील होंगे तो गतिज ऊर्जा में बदलेगा। अगला देखो, विद्युत के 3 मुख्य प्रभाव होते हैं, निम्न में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? आज मैंने 50 वो सवाल लिए हैं जो आपके पीछे के सेशन में आपके ओरिजिनल शिफ्टों के सवाल है ना, उनका ही मिश्रण लिया है, ताकि हम एक साथ देखें। भाई आप 750 पर डेली टेस्ट लगाते हो, तो देखते हैं आज आप कितना उन टेस्ट को ध्यान से देखे हैं। उन्हीं में से सबका मैंने एक साथ 50 क्वेश्चन लिया है, ताकि हम ये देख सके कि 50 जो टेस्ट है, जो 50 क्वेश्चन है, वो पिछले टेस्ट में से मैंने उठाए हैं, ताकि आपका एक रिवीजन एक साथ हो जाए। तो धारा के देखो, विद्युत के 3 मुख्य प्रभाव है। देखो, तापीय प्रभाव होता है, चुंबकीय होता है, रासायनिक होता है, भौतिक प्रभाव ऐसा कोई प्रभाव नहीं होगा। फिजिकल इफेक्ट होता ही नहीं है दोस्तों। तापीय प्रभाव पर तो हम पढ़ते भी हैं। देखो, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, हीटर है, प्रेस है, विद्युत केतली है, ये खूब सारे उपकरण कार्य करते हैं। फ्यूज वगैरह, फ्यूज भी काम करता है इस पे। और चुंबकीय प्रभाव पर आपके एक तो ट्रांसफॉर्मर काम करता है, डायनेमो जनरेटर वो काम करता है, मोटर काम करती है, विद्युत चुंबक काम करती है। तो ये सारे के सारे इस पे काम करते हैं। और जितने भी विद्युत सेल हैं, इलेक्ट्रिक सेल, वो भी रासायनिक प्रभाव पे। भौतिक प्रभाव ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता है, ध्यान रखना। आज आगे बढ़ते हैं। दंत चिकित्सक दांतों की आवर्धित छवि देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? भाई जब नाम दांतों के डॉक्टर का आ जाए, जब डेंटलिस्ट का नाम आ जाए, तो भाई आप खुद देखो, जैसे मान लो किसी की दाढ़ खराब हो गई, दांत निकालना है, तो पहले डॉक्टर चेक करेगा ना कि क्या दांत में वास्तव में कीड़ा लगा है, क्या वो निकालने योग्य है, या फिर ऐसे ही मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। तो वो दांत को चेक करने के लिए किस दर्पण का यूज करेगा? तो भाई दांत को वो बड़ा करके देखेगा, और बड़ा करके देखने का काम अवतल दर्पण ही करा सकता है, क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब आपके अवतल दर्पण ही बनेगा।
आ जाओ, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? मलेरिया, फ्लू, काली खांसी या खसरा? बताओ देखे, कौन सा रोग प्रोटोजोआ की वजह से होता है? जैसे हम पढ़ते हैं ना, जीवाणु जनित रोग, वायरस जनित रोग, वैसे ही प्रोटोजोआ। दोस्तों अगर आपसे पूछे प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया, यह शब्द दिया था एक वैज्ञानिक थे, गोल्डफस। याद रखना, प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया? तो हम कहेंगे सर गोल्डफस नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। और यहां पर आप देखोगे तो मलेरिया ही इसका एकदम करेक्ट जवाब होगा। भाई फ्लू और खसरा ये दोनों वायरस से होते हैं, और काली खांसी ये बैक्टीरिया से होती है। अगर आपने रोग पढ़े हैं तो हम प्रत्येक का अलग अलग हम आराम से उसमें बता सकते हैं कि कौन जीवाणु का है, कौन वायरस का है। आ जाओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है जिसे जुगाली करने वाले पशु पचा सकते हैं लेकिन मनुष्य नहीं पचा सकता? हमें उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है जिसको जुगाली करने वाले, भाई जानवर होते हैं ना, वैसे जैसे मान लो पहले दबादब रूमेन में चारा डाल लिए, अब छांव में बैठकर जुगाली कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसको वो तो पचा सकते हैं लेकिन मानव नहीं। भाई ग्लूकोज तो हम भी पचा सकते हैं, फ्रक्टोज, माल्टोज ये तो है ही शर्कराएं, सेलुलोज नहीं होगा। सेलुलोज एकलक इकाई है किसकी? कपास की, कॉटन की, ध्यान रखना है। तो सेलुलोज को नहीं पचा सकते। अच्छा 5 नंबर नहीं आया क्या? ओहो, लो 5 नंबर पहले ले लेते हैं। सर सीधा छठा सवाल आ गया, 5वां नहीं आया। 5वां ये लो जी, जठर नाल का कौन सा भाग जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायता करता है? आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख गुहा। भाई आपको बताना है जठर नाल का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बैक्टीरिया को मारने में काम करता है, सूक्ष्म जीवों का विनाश, मतलब जो एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो एंटीसेप्टिक का काम दोस्तों, हमारे आमाशय के अंदर एक एसिड होता है HCl, तो वो भाग कौन सा है? वो आमाशय होगा, क्योंकि HCl का निर्माण हमारे आमाशय में होता है। और एक कोशिका है जिसका नाम है ऑक्सीटिन कोशिका। कौन सी कोशिका है? ऑक्सीटिन कोशिका से इसका निर्माण होता है आमाशय के अंदर। क्लियर? तो अब हो गया ना 5वां। 4 नंबर देखो पहले हमने कर लिया था ये वाला मलेरिया वाला। 5 नंबर ये आपके जठर नाल। 6ठा नंबर हमने अभी किया था कार्बोहाइड्रेट वाला। अब 7वें नंबर पे, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है? बड़ा, बराबर, छोटा, या बड़ा या छोटा? भाई परावर्तन का नियम क्या कहता है? अब जिसको परावर्तन की थ्योरी पता है वो आराम से बताएगा कि परावर्तन का नियम कहता है कि कोण आई का मान कोण आर के क्या होना चाहिए? बराबर। तो सीधा उत्तर आ जाएगा सर, परावर्तन के नियम के अकॉर्डिंग आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। अगर मान लो 30 डिग्री आपतन कोण है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट देखो, ध्वनि तरंगों का कौन सा गुण है जो उसकी तीव्रता या तारत्व को निर्धारित करता है? बहुत तगड़े सवाल है दोस्तों ये। आपके अभी तक आपने जितने टेस्ट लगाए हैं 750 पे, उन सब का मैंने अब एक साथ ले लिया है ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपके ये सवाल और मजबूत हो जाए। अगर इनमें से अगर घुमा तो नहीं जाने देंगे इसको। बताओ तीव्रता और तारत्व है, तीव्रता या तारत्व किसको निर्धारित करता है? उसकी तीव्रता या तारत्व को निर्धारित करता है तो वो दोस्तों होगा आपके आवर्ती या फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। और आप जानते हैं आवर्ती का जो मात्रक होगा वो हर्ट्ज होता है। HZ से इसको लिखा जाता है।
नेक्स्ट है, पदार्थ की किस भौतिक अवस्था में उसके कणों के संचलन की स्वतंत्रता बहुत कम होती है। देखो, अगर आपने थ्योरी पढ़ा है और सवाल को ढंग से पढ़ लिया तो कहीं नहीं जाएगा ये सवाल। आप खुद देखो क्या कह रहा है कि कणों की संचलन की स्वतंत्रता बहुत कम होती है, मतलब कण है वो बहुत कम फ्रीडम है, तो स्वतंत्रता उसी में कम होगी जिसके कण पास पास होंगे। और कण एकदम पास पास किसके अंदर होते हैं जी, ठोस में होते हैं। तो यहां पर वो अवस्था कौन सी होगी, ठोस अवस्था, जिसमें कणों की स्वतंत्रता बहुत कम है, कण बिल्कुल क्या पाए जाते हैं, पास पास पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है। आ जाइए अगला सवाल, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक, ऑक्जेलिक, टार्ट्रिक, एसिटिक। हम तो पूरे लगभग 17, 18, 19, 20 एसिड पढ़ के जाते हैं, उनमें से एक अम्ल ये भी है जो पालक के अंदर है। ये जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, हमें तो इन चारों का ही पता है। देखो, एसिटिक अम्ल ये सिरका में है, जिसको हम विनेगर कहते हैं। टार्ट्रिक अम्ल होता है ये अंगूर में, इमली में, आम और केला में होता है। मैलिक अम्ल सेब और पपीता में है। टमाटर और पालक के अंदर दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल होता है, और ये वही ऑक्जेलिक अम्ल है जिसका उपयोग कपड़ों पर अगर स्याही गिर जाए तो उसके धब्बों को हटाने में भी किया जाता है। एक बार लाइक ठोको देके सेशन को, जितने भी बंदे एक बार सेशन को दबा के लाइक करो, दबा के शेयर करो। कहते हैं ना, जहां तक आपकी नजर जाए वहां तक दौड़ाओ सवाल के अंदर, क्योंकि एक चील होती है ना, चील, उसकी नजर इतनी तेज है, वो अभी अपने शिकार को कभी भी नहीं छोड़ती हो। एक बार उसके सीध में आ गया उसको झपट ही लेती है। तो आपके सीध में अगर सवाल आ गया तो उसको जाने मत दो, उसको पढ़ो, उसका उत्तर निकालो। निम्न में से किस पौधे में एक लिंगी पुष्प नहीं पाया जाता, मकई, सरसों, पपीता, खीरा। और ये जो ऑप्शन है ना जो आपको दिख रहे हैं, ये बहुत बार आते हैं ऑप्शन ये। तो यहां पर एक लिंगी पुष्प नहीं है, इसका मतलब आपको द्विलिंगी ढूंढना है जी। और द्विलिंगी सरसों, ये याद रखना है, सरसों ज्यादातर नाम आता है, और ये एक लिंगी नहीं होगा, ये द्विलिंगी होगा, ध्यान रखना है। आगे आ जाओ, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता। भाई स्टेनलेस स्टील क्या होता है, जंग रोधी स्टील होता है, जंग रोधी स्टील, ऐसा स्टील जिसके जंग नहीं लगता है। अब इसका हमने ट्रिक पढ़ा है सर, कोलोनी, एक ट्रिक पढ़ा है ना इसका, कोलोनी। तो कार्बन प्लस क्रोमियम, लो से लोहा, नी से निकल। अब देख लो, इसके अलावा जो है वो नहीं होगा इसमें। तो देखो, आयरन है, क्रोमियम है, निकल है, तांबा नहीं होगा दोस्तों इसमें। इसमें क्या नहीं होगा, तांबा नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो तांबा आता ही नहीं इसमें, कहां से होगा। अगला देखते हैं सवाल, तो 12वां सवाल हमने अभी देखा स्टेनलेस स्टील। 13वां देखो, जुकाम जो होता है वो किसके कारण होता है जी, जुकाम किसके कारण होता है, जीवाणु, कवक, विषाणु या अमीबा। सर्दी जुकाम बोलते हैं ना अपन, सर्दी जुकाम, सर्दी जुकाम बोलते हैं अपन। तो सर्दी जुकाम दोस्तों आपको पता भी है एक वायरस से होता है जिसका नाम है राइनो वायरस। सर्दी जुकाम राइनो वायरस, वायरस को हिंदी में बोलते हैं विषाणु। देखो, रोगों का सवाल तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, आप चाहे कितना भी उस टॉपिक को जितना छोड़ने का प्रयास करोगे तो नुकसान झेलोगे। तो रोगों का तो सवाल डेफिनेटली आएगा ही आएगा। नेफ्रॉन मानव शरीर के निम्न में से किस अंग की कार्यात्मक इकाई है, वृक्क, हृदय, मस्तिष्क या आंत।
भाई नेफ्रॉन वही है जिसमें तीन चीजें याद रखना, एक तो बोमेन संपुट, एक पीसीटी डीसीटी ये कुंडलित नलिकाएं होती है, और एक संग्रहण नलिका जिसमें अशुद्धियां इकट्ठी होती है। नेफ्रॉन दोस्तों किडनी का एक पार्ट होता है, ध्यान रखना। जो किडनी का काम है ना, ब्लड को फिल्टर करना, मूत्र निर्माण का काम, अवशोषण का काम, ये सब नेफ्रॉन ही इसके अंदर करता है। तो नेफ्रॉन का संबंध किडनी से हो गया। जब एक प्रिज्म सूर्य के प्रकाश की किरण को विभाजित करता है तो कितने रंग प्राप्त होते हैं? अभी प्रकाश वाले चैप्टर में हम बकायदा एक प्रकाश की घटना पढ़ते, आपने नाम सुना भी है और पढ़ा भी है, वर्ण विक्षेपण। इस वर्ण विक्षेपण में ही दोस्तों हम प्रिज्म और इंद्रधनुष दोनों का स्टडी करते हैं। और जब प्रिज्म को सूर्य के प्रकाश के बीच में रखते हैं तो 7 रंगों में बंटता है वो। 7 रंग कौन से होते हैं? विबग्योर होते हैं जी। कौन से 7 रंग? विबग्योर होते हैं। ये वाले 7 रंग आपको ध्यान रखना है। ओके जी, वेरी गुड। आ जाओ आगे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सूर्य से उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है क्या कहलाती है? विकिरण, चालन, सेवन, संचरण। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, ये तो डेफिनेटली मान के चलो आप कि ये वो सवाल है जो एक बार नहीं हर साल आता है, लेकिन सभी शिफ्ट में नहीं, कुछ शिफ्टों में आता है, लेकिन आता जरूर है। सदाबहार क्वेश्चन है ये। सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर हम जानते हैं दोस्तों विकिरण मेथड से आती है, और अगर केवल ठोस में उष्मा का संचरण पूछता तो चालन होता, द्रव व गैस के अंदर पूछता तो सेवन होता। ही ध्यान रखना है, द्रव व गैस में सेवन। आम तौर पर अम्ल का स्वाद कैसा होता है? कड़वा, खट्टा, नमकीन, मीठा। भाई अम्ल का मतलब है एसिड। एसिड का स्वाद कैसा होता है? देखो एसिड को हम जीभ पे तो रख ही नहीं सकते ना, वो तो एसिड है, तेजाब है। लेकिन स्वाद में कैसे, ये अपन को याद तो करके ही जाना पड़ेगा ना। अम्ल स्वाद में होता है दोस्तों खट्टा, जबकि क्षार स्वाद में होता है कड़वा। ये ध्यान रखना है, दो ही पढ़ते हैं अपन, अम्ल और क्षार। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प वायु की उपस्थिति में नहीं जलता है? कागज, लकड़ी, कोयला, पत्थर। अब ये ना किसी टॉपिक का सवाल नहीं है, ये सिर्फ हमारे दिमाग का सवाल है दोस्तों। हमारे दिमाग को परखना चाहता है क्या उसको जनरल नॉलेज भी है कि नहीं है। अब ये किसी चैप्टर का सवाल क्वेश्चन थोड़ी है कि वायु की उपस्थिति में कौन सा है जो नहीं जलता है। अब ये कोई सवाल थोड़ी है, कोई टॉपिक का सवाल थोड़ी है। लेकिन हमारे तो 2 नंबर पक्के कर देगा अगर सही कर दिया ऐसा सवाल तो। आप सोचो वायु की उपस्थिति में नहीं जलता, देखो कागज तो जलता है भाई, लकड़ी भी जलती है, कोयला भी जलता, पत्थर नहीं जलता। पत्थर नहीं जलेगा। वायु की उपस्थिति में कौन नहीं जलता? पत्थर नहीं जलता, बाकी तो सारे जलते हैं जी। आ जाओ। निम्न में से कौन सरल पदार्थों से स्वयं अपना भोजन तैयार कर सकता है? कीट, हरे पौधे, पक्षी या मछलियां। सरल पदार्थों से स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं। भाई जो स्वयं भोजन बनाते हैं ना, उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस पाया जाता है उनमें। तो बताओ प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा? यहां ऑप्शन से साफ साफ नजर आ गया, सर हरे पौधे होंगे। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। नेक्स्ट, रक्त से अशुद्धियों को अलग करना किसका कार्य है? आमाशय, पित्ताशय, आंत या वृक्क। हमारे ब्लड से अशुद्धियों को अलग कौन करता है? फिल्टर कौन करता है?
बताओ, रक्त से अशुद्धियां अलग कौन करता है? भाई रक्त से अशुद्धियां छानकर अलग किडनी ही करेगा। ये आपको ऐसे भी पूछ सकता था, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो रक्त का शुद्धिकरण अशुद्धियों को अलग करके जो करता है वो हमारी वृक्क या किडनियां होती है, जो रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पाई जाती है, ध्यान रखना है। आगे चलो, मानव में निम्न में से कौन सा विकल्प युग्मक या गैमेट है? अंडाणु, हृदय, वृक्क या फेफड़े? अब ये सवाल, ये तो चलो हम मानते हैं कि भाई टॉपिक के अंदर है, लेकिन आपको यहां सिर्फ ये पूछ रहा है कि महिला कौन है, पुरुष कौन है, इस तरीके का ये सवाल है। तो कौन सा गैमेट है? आप जानते हैं मानव में दो गैमेट है, एक नर गैमेट या नर युग्मक बोलते हैं, एक मादा युग्मक फीमेल गैमेट बोलते हैं। तो दोस्तों नर गैमेट कौन सा होता है? शुक्राणु होता है, और मादा अंडाणु। अब इन दोनों में से आप ऑप्शन ढूंढो, अगर मिल जाए तो सही है। तो पहला ही मिल गया साहब, अंडाणु मिल गया ना। देखो, नर युग्मक होता तो शुक्राणु, मादा युग्मक यहां अंडाणु दे रखा है। आ गया जो, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ठोस में उष्मा का स्थानांतरण होता है क्या कहलाती है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, एक सवाल आया था, मैंने कहा सदाबहार है, सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर किस विधि से आती है? तो वहां मैंने बताया था कि किसी ठोस में उष्मा का संचरण जो होता है वो दोस्तों चालन विधि से होता है। किस विधि से? चालन से होता है। ओके, चलिए। क्षार का स्वाद कैसा होता है? मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन। अभी बताया था ये भी, लेकिन वहां पूछा था अम्ल का स्वाद, यहां पूछा है क्षार का स्वाद। मुझे नहीं लगता इस सवाल को उत्तर देने में दिक्कत होगी। क्षार स्वाद में कड़वा होगा, अम्ल स्वाद में कैसा होगा? खट्टा होगा, ये ध्यान रखना है। अम्ल स्वाद में खट्टा और क्षार स्वाद में कड़वा होता है। चलिए, निम्न में से कौन सा विकल्प ज्वलनशील पदार्थ होता है? विकिरण, चारकोल, ईंट या बालू? ज्वलनशील पदार्थ है जी, बताओ भाई ज्वलनशील कौन सा है इनमें जो जलता है? बताइए फटाफट, कौन देगा इसका सही जवाब? फटाफट आने दो, देखें। तो आप खुद देखो, बालू नहीं है जलने वाला, ईंट भी जलने वाला नहीं है, विकिरण भी नहीं है, चारकोल ही होगा, क्योंकि चारकोल दोस्तों इसके अंदर कार्बन होता है, और ये कार्बन का आप जानते हो अक्रिस्टलीय अपर रूप भी है। चारकोल किससे बनता है? देखो, चारकोल भी दो टाइप के हैं, एक कास्ट चारकोल, एक जानतवे। एक तो लकड़ी से बनता है और एक आपके जंतुओं की हड्डियों से, लेकिन यहां क्लियर नहीं किया ना, तो हम तो चारकोल को एक ज्वलनशील मान के चलेंगे। निम्न में से कौन स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ नहीं होता है? फूलों वाले पौधे, मानव, सब्जियों के पौधे या बड़े पेड़? स्वपोषी नहीं है दोस्तों। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना पोषण स्वयं तैयार करते हैं, जो अपना पोषण स्वयं बनाते हैं या उत्पादित करते हैं, उसको हम ऑटोट्रॉप्स या स्वपोषी कहते हैं। और सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्वपोषी नहीं है, तो बताओ कौन सा नहीं होगा? तो यहां पर दोस्तों उत्तर आएगा आपके मानव, क्योंकि मानव दोस्तों परपोषी में आता है। भाई दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करता है। आप खुद देखो, हम पेड़ पौधों से ही प्राप्त चीजों को खा रहे हैं, तो पेड़ पौधों से प्राप्त चीजों को अगर हम खा रहे हैं तो हम स्वपोषी कैसे हुए? हम तो दूसरों से पोषण ले रहे हैं। ठीक है, आगे चलो। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया में निम्न में से क्या उत्पन्न नहीं होता? नमक, जल, उष्मा, हीलियम। भाई जब अम्ल की क्रिया क्षार से करवाते हैं तो क्या नहीं बनता, ये पूछ रहा है।
तो चलो बनाओ पहले। अम्ल की क्रिया हम क्षार से करवाएं। तो यहां पर बनता है लवण प्लस जल, और प्लस में उष्मा बाहर निकलेगी निकलेगी। भाई इसमें रिएक्शन होगी, लवण बनेगा, हीट तो निकलेगी निकलेगी। इस रिएक्शन को हम उदासीनीकरण कहते हैं। तो यहां पर बताओ क्या नहीं बन रहा? हीलियम क्या होता है भाई? हीलियम कहां से आ जाएगा? अम्ल क्षार के बीच में हीलियम कहां से आ जाएगा? तो ये तो सरासर गलत है। चलिए, मानव में निम्न में से क्या नर युग्मक होता है? ये भी थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल बताया, तब दोनों लिखे थे कि एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट होता है, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक। लेकिन दोस्तों मैं यहां पर आपको दोनों बताता हूं। देखो, एक तो मानव में पूछेगा, ये देखो मैं चीज लिख रहा हूं ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आएगा इनमें से एक सवाल। और एक पुष्प में पूछे, पादप में पूछे। दोनों का मैं आपको एक साथ बता रहा हूं। देखो, नर युग्मक, मादा युग्मक। नर युग्मक मादा युग्मक। मानव में अगर नर युग्मक पूछे तब तो आएगा आपके शुक्राणु। मादा युग्मक पूछे नर में तो आएगा अंडाणु। और अब यहां आ जाओ, पुष्प की बात करें, इसमें नर युग्मक कौन सा है? तब परागकण। परागकण पोलेन ग्रेन बोलते हैं। मादा युग्मक तो यहां होता है बीजांड, इससे बीज बनता आगे चलकर। ये स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, यहां से एक सवाल कंफर्म 2026 में छपेगा। तो नर युग्मक यहां पर तो उत्तर शुक्राणु ही हो जाएगा। लेकिन यह चीज याद रखना बेहद जरूरी है इसके अंदर। चलिए, निम्न में से किस वाद्य यंत्र में वायु स्तंभ के कंपन से ध्वनि बनती है? सितार, गिटार, वीणा, बांसुरी। देखो, जैसा सवाल कह रहा है उसके लैंग्वेज को समझो कि चार आपको वाद्य यंत्र दे रखे हैं, सितार, गिटार, वीणा, बांसुरी, सब देखे आपने। आपने देखा होगा सितार, गिटार, वीणा, इनमें तो तार होते हैं दोस्तों, तार को ऐसे छेड़ोगे ना तो टन की आवाज आती है। लेकिन बांसुरी में छेद होते हैं। बांसुरी वो वाद्य यंत्र है जिसमें हम फूंक देंगे ना, वायु भरेंगे ना, तो उससे साउंड बन के बाहर आएगा। और यही कह रहा है कि वायु स्तंभ से ध्वनि बनती है तो वो बांसुरी हो जाएगा। अब ये सवाल किसी चैप्टर का नहीं है, ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक लॉजिकल सवाल पूछा है कि आपको पता है कि नहीं पता सामान्य जानकारी। तो इतना तो हम जानते हैं, इतना टच में रहते हैं हम। निम्न में से किस पदार्थ में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है? स्टार्च, सिरका, शहद या दही? भाई अम्लों का तो पिटारा हमने पूरा अच्छे से कवर कर रखा है, तो बताओ फिर लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इन चारों में से बताना है। बताओ, देखिए, तो देखो लैक्टिक अम्ल है, सिरका में तो एसिटिक अम्ल है, स्टार्च पॉलीसैकेराइड होता है, शहद में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है,
और दही में दोस्तों लैक्टिक अम्ल होता है। वैसे खट्टे दूध में मिल सकता है, ताजे दूध में तो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, ध्यान रखना है। आ जाओ जी 30 नंबर सवाल पर। डेंगू रोग किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक या प्लाज्मोडियम? डेंगू किसकी वजह से होता है, किसके कारण होता है, ये बताना है जी। बताओ, डेंगू रोग किसके कारण होता है, ये आपको उत्तर देना है जी। तो दोस्तों आप जानते हो डेंगू का जो वायरस होता है वो आर्बोफ्लेवी वायरस होता है। अगर हम इतना पूरा जानते हैं तो फिर दिक्कत कैसे आ सकती है? बिल्कुल नहीं आएगी। और वायरस को हिंदी में हम विषाणु कहते हैं। डेंगू में एक टेस्ट होता है दोस्तों, टोर्निक्विट परीक्षण बोलते हैं। टोर्निक्विट परीक्षण, टोर्निक्विट टेस्ट, ये ध्यान रखना। प्लाज्मोडियम से तो मलेरिया होता है जी। और कवक से एक महत्वपूर्ण बीमारी होती है, वो है दाद या रिंगवर्म। और टीबी वगैरह, प्लेग वगैरह, ये बैक्टीरिया से, जीवाणु से होता है, ध्यान रखना है। एक बार लाइक करो, देखें। कहते ना, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के इस मैदान को छोड़कर यूं मत भागो तुम। अरे कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने अब तक क्या पढ़ा है उसका आज रिवीजन है, तो आज तो पूरे 50 के 50 उड़ाओ, तभी बात बनेगी। निम्न में से किसमें मुकुलन नामक विधि द्वारा प्रजनन होता है? ये 2026 में भी आएगा दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं लिख लो चाहे, क्योंकि ये वो सदाबहार सवाल है जो हर साल आया है पेपर में, और अब की बार भी आएगा। मुकुलन किसमें होता है? मैं आपको 3 नाम बता रहा हूं। एक तो हाइड्रा, एक स्पंज, और एक यीस्ट, इनमें होता है जी। तो अब बताइए यहां कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है जी आपको? यहां हाइड्रा नजर आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है, बी वाला ऑप्शन राइट होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? यकृत, वृक्क, अंडाशय, अग्नाशय। इसमें भी मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूं, ध्यान देना। सबसे बड़ी ग्रंथि का जब भी सवाल आए, सबसे बड़ी ग्रंथि, अंतःस्रावी में कौन सी बड़ी है? अगर मान लो अंतःस्रावी बहिस्रावी पूछ लेता तो, और बहिस्रावी ऐसे नाम देके पूछ ले, अंतःस्रावी में सबसे बड़ी है थायराइड, और यहां आएगी यकृत। और दोनों में पूरे शरीर की सबसे बड़ी पूछे तो फिर लीवर ही आएगा। तो यहां लीवर का मतलब होता है जी यकृत। फर्स्ट ऑप्शन इसका एकदम राइट होगा जी। प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करना किसके रूप में जाना जाता है? प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन। भाई प्रकाश के घटक रंग कौन से? 7 है, विभिग्योर है। तो कौन सी घटना है जिसमें प्रकाश अपने घटक रंगों में बंट जाता है? बताओ वो कौन सी घटना है जिसमें प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है? शाबाश, वेरी गुड। तो देखिए यहां पर दोस्तों एक ही घटना है, प्रकीर्णन। श्वेत प्रकाश का धूल कणों से टकराकर अनेक रंगों में बंटना, उसको हम प्रकीर्णन कहते हैं। परावर्तन तो टकरा के वापस आना होता है। अपवर्तन अपने पथ से विचलित होना। अवरोध से किनारों से टकराकर मुड़ना, विवर्तन। तो इन तीनों में घटक रंग नहीं बन रहे हैं।
नेक्स्ट है, बल्ब में एक पतला तार होता है जिसको क्या कहा जाता है? ब्रेड, कोयल, सेल या फिलामेंट? ये मैंने आपको बताया ना, बल्ब के अंदर ऐसे छोटा छोटा स्प्रिंग जैसा ऐसा तार होता है दोस्तों। इस तार को क्या कहा जाता है? बल्ब के अंदर लगा रहता है दोस्तों। तो इस तार को कहा जाता है फिलामेंट, तंतु बोलते हैं हिंदी में इसको। क्या बोलते हैं? तंतु। और ये तंतु किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। भाई बल्ब के अंदर फिलामेंट तंतु किसका बना होता है? तो हम कहते हैं सर टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ नीले लिटमस के रंग को लाल कर देगा? सिरका, ग्लूकोज, शहद या स्टार्च? आज मजा आ रहा है सर जी, है ना? क्या बात है। तो ये पढ़े हुए सवाल हैं, आज मैं सिर्फ रिवीजन के तौर पे लेके आया हूं दोस्तों। फिर अगले सप्ताह में फिर नए सवाल दूंगा मैं आपको। तो हर सप्ताह में हम यही करेंगे। एक जो अपनी सप्ताह की अपनी जो साइंस की लास्ट क्लास, देखो सप्ताह में 3 क्लास आती है साइंस की, तो 2 में नए, 1 में रिवीजन, ऐसे चला लेंगे। तो नीले लिटमस को लाल कौन करता है? तो भाई नीले को लाल कौन कर सकता है? तो वो अम्ल ही कर सकता है। नीले लिटमस के रंग को लाल कर देता है तो वो कौन है? वो अम्ल है। तो अम्ल किस में है? अम्ल केवल सिरका में है दोस्तों। इसी में पाया जाता है कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल होता है। बाकी में तो अम्ल है नहीं। बाकी तो ये तीनों कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट ये तो शर्करा में आते हैं, और शर्करा का काम नीले को लाल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकन पॉक्स रोग किसके कारण होता है? अमीबा, कुकुरमुता, विषाणु, जीवाणु? चिकन पॉक्स रोग जो होता है, अब चिकन पॉक्स का हिंदी मीनिंग आना चाहिए आपको दोस्तों। चिकन पॉक्स हम किसको बोलते हैं? चिकन पॉक्स बोलते हैं हम, ध्यान रखना, छोटी चेचक को बोलते हैं, या इसको छोटी माता कहते हैं। अब आपको पता है चेचक किससे होता है? चेचक वायरस से होता है। विषाणु कह दो या इसको वायरस कह दो, तो वायरस या विषाणु के कारण चेचक होता है, याद रखना है। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? वायरस या विषाणु। नेक्स्ट देखो, गन्ने में निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? सुक्रोज, स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज? अब ये सवाल कहां से आया? भोजन के स्रोत में। कार्बोहाइड्रेट में हम जितनी भी मेन देखो, आपको कम से कम 6 शर्कराएं बताता हूं, उन 6 में से ही पूछ रहा है ये। एक पे देखो, ध्यान दें। फ्रक्टोज होती है फल और शहद में, फल और शहद में। ग्लूकोज होती है आपके अंगूर में। सुक्रोज होती है आपके गन्ने में। तो यहां पर गन्ने में होगी सुक्रोज शर्करा पाई जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर? शाबाश, वेरी गुड। कहते ना, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तू दरिया से क्या पूछ रहा है नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर और साधो निशाना अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा, तीर कहां तक जाएगा। तो बस इन सवालों को देखिए। आज के इसमें आपको लगभग 50 में से मैं मानता हूं कि 45 प्लस होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं एक बार इनको। हम रिवीजन के तौर पर इन सवालों पर आज ध्यान दे रहे हैं। मनुष्य की कौन सी ग्रंथि आंसू बनाती है? पिट्यूटरी, थायराइड, लैक्रिमल या स्लाइवरी? देखो ये इंग्लिश शब्द है, चारों इंग्लिश शब्द है। पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि, ऐसे तो पिट्यूट्राइन हार्मोन बनता है। पिट्यूट्राइन क्या बनता है? हार्मोन बनता है। थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, इसे थायरोक्सिन हार्मोन। और स्लाइवरी, इसको हिंदी में हम लार ग्रंथि बोलते हैं, तो इससे लार बनता है। और लेक्राइमल अश्रु ग्रंथि है, इससे आंसू बनता है।
मतलब इंग्लिश में आपको एक तरीके से ये पूछ रहा है, इसका हिंदी मीनिंग दिया है और आपको इंग्लिश में पूछ लिया, बस ये मान लो। तो आंसू का निर्माण लेक्राइमल ग्रंथियों से होता है। आज आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया उष्मा स्थानांतरण से संबंधित नहीं है? प्रवाहकत्व, विसरण, विकिरण, सहवन। अब भाई देखो, इसका इंग्लिश मीनिंग दिया नहीं है, तो हमें पहचानना होगा कि कौन सा नहीं है ये। तो दोस्तों देखिए, उष्मा स्थानांतरण की आप जानते हैं 3 विधियां हैं। सेवन और विकिरण तो साफ साफ दिख रहा है, ये तो है। दिक्कत इन दो में है। तो दोस्तों प्रवाहक तो जो होता है ना, इसी को हम चालन बोलते हैं। विसरण डिफ्यूजन होता है, इसको इंग्लिश में कंडक्शन बोलते हैं। अगर देख लो आपके पास पेपर होंगे, वो इंग्लिश में कंडक्शन लिखा हुआ है तो प्रवाहकत्व इसका सही जवाब है। अब यहां लिखा हुआ नहीं है, मेरे हिसाब से तो चालन कंडक्शन ही इसका सही बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि इसको तो डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन विसरण ये नहीं होगी, ध्यान रखना। नींबू और संतरे के फलों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक, फॉर्मिक, सिट्रिक, एसिटिक। भाई अम्ल का सवाल तो देखो, आप खुद देखो, इन 50 में से ये मान लो कि कम से कम 4 या 5 सवाल एसिड के आ गए। तो अम्लों के सवाल तो डेफिनेटली एग्जाम में आपको पूछेगा ही पूछेगा। नींबू और संतरे दोनों के दोनों खट्टे हैं और इसमें सिट्रिक एसिड होगा। ये तो सिरका में होता है, हम 2-3 बार देख चुके हैं इसका। तो फॉर्मिक अम्ल बिच्छू और चींटी के डंक में पाया जाता है, बिच्छू और चींटी के डंक में है। लैक्टिक अम्ल आपके दही के अंदर पाया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, NaOH और HCOH के बीच अभिक्रिया को किस अभिक्रिया के नाम से जानते हैं? तो अभिक्रिया का देखो बेसिक फंडामेंटल तो अपन को पढ़ के जाना ही है और हम पढ़ते भी है। आप इसको पहचानो, ये कास्टिक सोडा है, OH आ रहा है ना, तो ये क्षार है। और ये देखो किसका, ये फॉर्मिक अम्ल का सूत्र है। तो अम्ल और क्षार की जब रिएक्शन करवाते हैं तो आप सोचो इससे क्या बनता है, लवण प्लस जल। तो इस रिएक्शन को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अम्ल और क्षार की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। प्रबल परिवर्तनों के माध्यम से लार्वा के एक वयस्क में परिवर्तन को क्या कहते हैं? कायांतरण, निषेचन, बाइनरी विखंडन, मुकुलन। इस सवाल का मतलब यह है कि आप ये कहते हो ना कि भाई जैसे लार्वा, जैसे मेंढक का लार्वा टेडपोल होता है, मक्खी का लार्वा मैगट होता है। तो लार्वा से जो एडल्ट बनता है, तो लार्वा से एडल्ट बनने की प्रोसेस को हम मॉर्फोलॉजी, मेटामॉर्फोलॉजी, कायांतरण कहलाता है, इधर। निषेचन तो होता है संलयन शुक्राणु अंडाणु का। बाइनरी का मतलब होता है द्वि, विखंडन का मतलब टूटना, 2 टुकड़ों में टूटना। मुकुलन बडिंग, इसमें एक बड कलिका बनती है, कलिका से फिर एक नया जीव बनता है। तो ये तो विभाजन हो रहा है इन दोनों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका जड़त्व सबसे कम है? पंख का, रबड़ की गेंद का, वायुयान का या कार का? भाई जड़त्व का मीनिंग होता है विरोध। जड़त्व का अर्थ क्या होता है जी? विरोध होता है, विरोध करना। तो आपको यह बताना है कि किसका जड़त्व सबसे कम होता है। तो सबसे कम जड़त्व उसी का होगा जिसका द्रव्यमान कम होगा, क्योंकि द्रव्यमान से ही बना है जड़त्व। और जिसका द्रव्यमान कम होगा वो हल्का भी होगा। अब इनमें सबसे हल्का कौन है जी? इसमें सबसे हल्का पंख ही है, और तो कौन है?
ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, निम्न में से किससे पतला तार खींचा जा सकता है? सोना, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन। भाई सबसे पतला तार जिससे बनाया जा सकता है, तो सबसे पतला तार खींचना ये गुण होता है धातुओं में किसका? तन्यता का। ये तन्यता का एक गुण होता है, याद रखना। तन्यता का मतलब खींचकर पतले तार में बदलना, और ये सबसे तकड़ा गुण किसमें है? सोने में। सोने के बाद में नंबर आता है चांदी का। अगर दोनों ही ऑप्शन नहीं हो तो फिर मेटल देख लेना, कोई ना कोई मेटल धातु देगा आपको। निम्न में से कौन सी अधातु अपर रूपता दर्शाती है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। बताओ, अपर रूपता का मतलब है जिस नॉन मेटल के एलोट्रोप होते हैं। तो अपर रूपता तो हम देखो एकदम सेपरेट एक टॉपिक भी पढ़ते हैं, और हमारी किताब में भी आप देखोगे तो उसमें अलग से चैप्टर दे रखा है कार्बन और फास्फोरस के अपर रूप। तो फास्फोरस तो यहां है नहीं, लगे हाथ कौन दिख रहा है अपन को? कार्बन दिख रहा है। तो यहां पर फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम राइट माना जाएगा। ओके, आ जाओ आगे। निम्न में से कौन सा एक जटिल स्थायी उत्तक है? हरित उत्तक, मर्त उत्तक, फ्लोएम, दृढ़ोत्तक। दोस्तों देखो, स्थायी उत्तक दो हैं, एक सरल और एक जटिल। सरल में तो तीन आते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। मर्दूतक, स्थूलकोण उत्तक, दृढ़ोत्तक। और जटिल स्थायी में दो आते हैं, एक जाइलम जिनको हम सैवनी उत्तक भी बोलते हैं, जो परिवहन का कार्य करते हैं। एक जल का करता है और एक भोजन का करता है। तो यहां पर आपको एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, फ्लोएम। इसको हम पोषवाह उत्तक कहते हैं। पोषवाह मतलब जो पोषक चीजों का, भोजन का परिवहन करेगा। चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा अंग है जो पित्तरस स्रावित करता है? पित्तरस को इंग्लिश में हम बाइल जूस कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? बाइल जूस कहते हैं। बताओ देखें, बाइल जूस का निर्माण कौन सा अंग करता है? भाई स्रावित करने का मतलब है बनाता है, एक होता है संचित करना। तो ये बनाने का काम तो लीवर है। और पित्तरस संचित कहां होता है, स्टोर कहां होता है? तो आप कहोगे सर पित्ताशय के अंदर होता है। इसको हम गॉल ब्लैडर इंग्लिश में बोल सकते हैं, जिसमें पित्तरस क्या होता है? स्टोर होता है, इकट्ठा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एकल कोशिका का उदाहरण है? पत्ती, तना, पुष्प या अमीबा? ये तो स्पष्ट दिख रहा है भाई। इस सवाल को तो देखो पढ़ते ही उत्तर आ जाएगा, क्योंकि एक नाम जो सबकी जवाब है, जो इस ऑप्शन में दिख भी रहा है। बताओ वो कौन सा होगा जिसको हम एकल कोशिका का उदाहरण मानेंगे? एकल कोशिका मतलब जो सिंगल सेल वाला जीव है, जिसमें एक ही कोशिका पाई जाती है। तो सिंगल सेल वाला दोस्तों इसमें एक ही नाम है अमीबा। और अमीबा ध्यान रखना, पृथ्वी पर आने वाला, देखो इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। पृथ्वी पर आने वाला, पृथ्वी पर सर्वप्रथम आने वाला एक कोशिकीय जीव है दोस्तों। ये पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाला एक कोशिकीय जीव है, वो आपके अमीबा होगा। निम्न में से बल का मात्रक कौन सा होता है? न्यूटन, किलोग्राम, सेकंड, सेल्सियस। ये दुनिया का सबसे आसान सवाल लगता है सबको, बल का मात्रक। ये तो चलो इसका मेन मात्रक दे दिया, कई बार फॉर्मूले से बना के देता है तो गड़बड़ कर देता है मामला। तो देखिए यहां तो सीधा उत्तर है, मुझे पता आप न्यूटन पे जाओगे। ये आपके द्रव्यमान का मात्रक होता है जी। न्यूटन भार का भी होता है, ये ध्यान रखना। सेकंड समय का हो गया, सेल्सियस ताप का होता है। लेकिन देखो ताप का ऐसा ही मात्रक सेल्सियस नहीं है, वो आपके केल्विन होता है। कौन सा? केल्विन। अब आ जाओ अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। आज होगा ना इसको 45 प्लस सबके होंगे, मुझे पता है। जो पढ़ रहा है, डेली पेपर लगा रहा है, उसके होंगे।
बताइए कौन परिपक्व होने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है? आम, नारंगी, स्पाइरोगाइरा, आलू। अब इसको थोड़ा सा सोचो। कई बार सोचते हैं यार सर ये सवाल कहां से पूछ लिया, कहां से नहीं है, ये अलैंगिक जनन का ही एक क्वेश्चन बन रहा है। जो अपन पढ़ते हैं ना, विखंडन, द्विविखंडन, बहुविखंडन, है ना, मुकुलन, स्पोरोजोइट, वहीं से है। ये कह रहा है कि कौन है जो जब पक जाता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो टूटना यहां से पकड़ो, टूटने का मतलब होता है विखंडन। और जब विखंडन होता है तो उससे नई चीज बन के आती है। तो विखंडन देखो, आम, नारंगी, आलू में तो होता ही नहीं है ना, विखंडन तो स्पाइरोगाइरा में होता है। इसी में तो दोस्तों विखंडन या खंडन विधि से अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन होता है, यह ध्यान रखना है। खंडन विधि से अलैंगिक जनन होता है इसमें। अब बताओ, देखें कितना आपका स्कोर बना है आज के टेस्ट में, कितना स्कोर बना है। मुझे पूरी उम्मीद है लगभग 45 प्लस तो सभी ठोक के आएंगे इसमें। कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए दोस्तों, कल संडे है और सॉरी कल तो सैटरडे है, परसों संडे है। कल शाम को खुलने वाला है आपके ऑब्जेक्टिव जो 50 मॉडल पेपर की बुक है उसका पिटारा। कल सैटरडे है, कल आपके जीके का सेशन हो जाएगा। कल आपके किसका सेशन हो जाएगा? जीके का सेशन हो जाएगा। और संडे को याद रखना, आपके बेच के अंदर ये जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आपके फ्री वीकली टेस्ट होता है, वो भी लगाया करो। क्योंकि जहां से भी जिस तरीके से सवाल आपको मिल रहे हैं ऑब्जेक्टिव, वो ज्यादा से ज्यादा लगाओ। क्योंकि हर एक सवाल हमारे इस आने वाले टाइम के अंदर महत्वपूर्ण साबित होगा। और आपके एग्जाम से पहले तो हम मैराथन देंगे ही, लेकिन उससे पहले इन सभी सवालों को तैयार रखो ताकि मैराथन में ज्यादा जोर नहीं आए। क्योंकि इन्हीं सभी को हम एक सेपरेट तरीके से मैराथन में सजाएंगे और फिर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे उन सवालों को। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और शानदार सवालों के साथ। तो कल जीके का होगा, फिर परसों आपके संडे आ जाएगा। तो संडे को फ्री वीकली टेस्ट लगाना है। जय हिंद, जय भारत।